हेलो नमस्कार दोस्तों, हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि हमने कल की क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 1 जो है वो देखी थी। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारी पहली यूनिट है उसकी क्लास 2 रहेगी। आज की वीडियो में हम क्लास 2 में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे, उनको समझेंगे और क्लास में ही उन्हें याद कर लेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हमें आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ना है। आज की वीडियो का हमारा गोल क्या है? तो कंटेंट हमारा है, सबसे पहले लर्नर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। देन हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर, जिसको कि हिंदी में भी हम देख लेते हैं शिक्षार्थी विशेषताएं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक और शिक्षार्थी से रिलेटेड जो भी कारक होते हैं उनको हम देखेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा थर्ड इसमें पार्ट है वो हमारा है डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो डेल्स का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, डेल का अनुभव शंकु जो है उसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम हमारा देखते हैं जो कि है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पर कि हमें शिक्षार्थी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो एडोलेसेंस लर्नर जो होते हैं, किशोरावस्था वाले जो शिक्षार्थी होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, क्योंकि हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रहते हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो हम बड़े बच्चों के लिए पढ़ते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर देखते हैं एडोलेसेंस के और जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं जिनको कि जो कि एंड्रागॉगी के अंदर आते हैं, जो कि हमने कल की वीडियो में पढ़े थे, तो वो हम पढ़ते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पढ़ने होते हैं। तो जो एडल्ट लर्नर्स हैं एंड्रागॉगी के अंदर हमने कल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो हमने पढ़े थे। तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसकी क्लास 1 है। अब यहाँ पर आज हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एडल्ट जो लर्नर्स होते हैं, एडोलेसेंस जो लर्नर्स होते हैं, किशोरावस्था के जो शिक्षार्थी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस मीन्स होता है टू इमर्स टू अचीव आइडेंटिटी। तो एडोलेसेंस जो किशोरावस्था होती है वो एक इस तरह की अवस्था होती है जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह से कौन सा काम कर सकते हैं कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटपुट है वो ला पाएँ। तो इसलिए कहा गया है कि जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, वो अपनी एक आइडेंटिटी को फाइंड करने की, उसको बाहर निकालने की अवस्था जो है वो होती है। इट इज़ अ टाइम ऑफ मैच्योरिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यह यही समय होता है जहाँ पर कि हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा माइंड है उसको व्यवहारिक बनाते हैं और उसको परिपक्व जो है वो हमें बनाना होता है। एडोलेसेंस की एज में ही ये सब काम जो है वो किए जाते हैं। शुरुआत जो है वो एडोलेसेंस से हो जाती है। अब थर्ड जो इसमें पॉइंट है कि WHO जो है, इन्होंने जो किशोरावस्था की अवस्था है उसकी उम्र है वो 10 से लेकर 19 साल तक की बताई है। अब जो फिलोसोफर हैं हॉल, जो कि स्टैनले हॉल जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की उम्र जो है इसको माना जाता है, जहाँ पर कि स्ट्रेस और स्टॉर्म जो हैं वो रहते हैं, वो हमारी किशोरावस्था होती है। ये कहा था किसने? स्टैनले हॉल ने, कि एडोलेसेंस एज अ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे क्या सभी में जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, उसके अलावा हमें अपना करियर भी देखना होता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जो स्ट्रेस हैं वो इस एज में रहते हैं, और इस एज में जो थिंकिंग की जो एक स्तर होती है वो अलग ही होती है। दैट्स वाई उन्होंने इसको एक तूफ़ान और जो एक स्ट्रेस है, तनाव की आयु जो है, स्टैनली हॉल ने इसको कहा था, जो कि बिल्कुल सही भी है।
तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एक एडोलेसेंट लर्नर होता है उसके होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इसलिए बताए जाते हैं ताकि जब हम एक एडोलेसेंट लर्नर को पढ़ाएं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएं। अगर हमें पता है कि इस एज में तूफ़ान और तनाव की ये उम्र है तो उसी अकॉर्डिंग जो टीचर है वो क्या करेगा, उनको पढ़ाएगा। अब यहाँ पर और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो एडोलेसेंट लर्नर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, वो खुद से करना चाहते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, स्वनिर्देशित होते हैं। देन उनको जानना होता है कि रीज़न क्या है लर्निंग का, हम क्यों लर्न कर रहे हैं। बिना किसी रीज़न के उनको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। लर्न वॉलंटियरली। अब अगर किसी बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का तो उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है इस एज में, एडोलेसेंस वाली एज में। तो वॉलंटियरली अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद से स्व इच्छा से वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। देन लर्न बाय पार्टिसिपेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन से ही सीखते हैं। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, लर्न करेंगे। दे इवेल्युएट लर्निंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एंड इट्स यूटिलिटी इन देयर लाइफ। तो जो भी लर्निंग वो करते हैं, एडोलेसेंट जो लर्नर हैं, जो भी कुछ सीखते हैं वो उसको इवेल्युएट करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्या जो हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा भी होगा, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या हमारी जो लाइफ है उसमें किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलिटी क्या है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एडोलेसेंस लर्नर के। ये हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन किया है मैंने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो इजी रहता है। इसमें से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हमें एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता है। इजी ही रहते हैं ये क्वेश्चंस और थोड़े से कंसेप्चुअल भी रहते हैं। तो ईज़िली यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम फैक्टर्स देखते हैं, कारक, जो कि सबसे पहले टीचर से रिलेटेड है। कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ हैं जो कि टीचर के अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सकते हैं। और एक और बात है कि अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे, ये कारक नहीं होंगे, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये टीचिंग को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, शिक्षण को प्रभावित करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला है कि वार्मथ, सौहार्द। एक जो बिहेवियर है वो किस तरह का होना चाहिए टीचर का, उसके अंदर वार्मथ होनी चाहिए कि जब हम किसी से मिल रहे हैं तो हम कितने कूल काम माइंड होके किसी से मिलें और उनको अच्छा फील कराएं। बच्चों को हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बिहेवियर जो है वो राइट काइंड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। देन हमारा अफेक्शन होता है, स्नेह रखना। देन सिंपैथी, सहानुभूति। देन हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो क्लास के अंदर होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उन्हें डर ना लगे टीचर से। देन ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एक जो टीचर है उसे आशावादी होना चाहिए। हमारी क्लास में कोई भी बच्चा है वो कितना ही उसको अगर नहीं भी आता है तो भी क्या करना है, उसको ऑप्टिमिस्ट अगर बिहेवियर होगा टीचर का तो वो आशावादी रहेगा और वो हार नहीं मानेगा और वो बच्चों को जो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएगा, जिससे धीरे धीरे बच्चा भी जो है वो सीखने लगता है। देन डायनेमिज्म, जो कि गतिशीलता होती है कि जो चेंज है बिहेवियर में, कि हमारे जो लर्नर हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएँ और स्टूडेंट्स को उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम जो उनको लर्निंग है वो प्रोवाइड करा पाएँ। तो वो डायनेमिज्म होगा, गतिशीलता होगी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक रिजिड बिहेवियर लेके नहीं चल रहे हैं कि हाँ मैं तो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाऊँगी या मैं एक पर्टिकुलर जो मेरा मेथड है मैं उसी से पढ़ाऊँगी। अगर किसी बच्चे को उस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे अंदर इतनी डायनेमिज्म होना चाहिए कि हम दूसरा जो मेथड है उसको यूज़ करें और बच्चों को अच्छे से समझाएं। तो ये तो कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ थी जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, जो टीचिंग के लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, ये भी टीचर के अंदर होनी चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उनके अंदर। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर। वॉट एवर द सब्जेक्ट वी आर टीचिंग, वी आर डिलीवरिंग टू स्टूडेंट्स,
तो उसमें कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो विषय दक्षता इसको कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा होता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, सो हमारी जो लर्निंग है वो भी नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग जो शिक्षण अधिगम की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। देन हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होता है कि हमें स्कूल में कुछ कुछ टीचिंग जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, शिक्षण की सामग्री जो है वो प्रोवाइडेड रहती है, या जो टीचर होते हैं वो खुद से भी इन जो मटेरियल्स होते हैं इनको लेके जाते हैं, कभी मॉडल के रूप में, कभी चार्ट्स के रूप में। तो उनको यूज़ कैसे करना है इफ़ेक्टिवली, प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। ऐसा नहीं कि हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा है और मॉडल हम किसी और चीज़ का दिखा रहे हैं, तो इस तरह का नहीं रहता है। ये जो है एक स्किल होती है जो धीरे धीरे कोई भी जो टीचर है वो लर्न करते हैं। देन हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में, जहाँ पर कि बच्चे नॉलेज तो गेन कर ही लेते हैं, वो अगर इंटरनेट से या अपने पीयर्स से या अपने बड़ों से सीख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पहले से ही पता होती हैं। तो एक क्लासरूम जो है उसको मैनेज कैसे करना है, ये भी क्या है, स्किल है, लीडरशिप की स्किल होती है जो कि टीचर के अंदर होनी चाहिए। इसी के कारण जो है वो क्लासरूम में जो टीचिंग है वो फैक्टर्स जो हैं जो कि क्लासरूम को अफेक्ट करेंगे, अगर मैनेज प्रॉपर्ली नहीं होगा तो वो क्लासरूम को अफेक्ट करेंगे। दैट्स वाई ये फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर रखा गया है। देन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, अब हम पढ़ाए जा रहे हैं और हम इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है, इवैल्यूएट करना है कि अधिगम का जो मूल्यांकन है वो हो रहा है, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, या हमें फॉर्मेटिव जो असेसमेंट हमारा है वो करने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूअस जो असेसमेंट है वो हमें देना है, या कहीं पर डायग्नोज करना है, डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है वो करना है। एट द एंड जो हमारा होता है समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन वाला टॉपिक जो है वो भी हम करेंगे बाद में अंदर वीडियो में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि टीचर से रिलेटेड थे, जो कि क्लासरूम में अफेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लर्नर से रिलेटेड होते हैं। जो हमारा लर्नर है उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस कैसी हैं, वातावरण कैसा है, वो अफेक्ट करता है लर्निंग को। नेक्स्ट हमारा है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। अब हम क्लास में नाउन पढ़ाने गए हैं या हम साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग नॉलेज कैसी है, पहले से कितना बच्चों को पता है, तो वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बेस क्लियर नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बेस को क्लियर करना होगा, देन उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देन लर्निंग एबिलिटी, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे और बेस क्लियर नहीं होगा तो वो समझ में नहीं आएगा। देन लर्निंग एबिलिटी, हर बच्चा जो है वो अलग होता है और हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो हम पढ़ते हैं पेडागोजी के अंदर, जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि हमें लर्निंग की एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कि एक ही मेथड से सारे ही बच्चों को समझ में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो लर्निंग की एबिलिटी देखनी होती है। देन पोटेंशियल एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ, कि हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल है, उसका अपना एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना होता है। देन उसके बाद वीकनेसेस पे काम करना होता है और उनको डायग्नोस करना होता है। देन लर्निंग स्टाइल, एवरी लर्नर हैज़ हिज ओन स्टाइल, हिज और हर ओन स्टाइल। सबका अपना पढ़ने का स्टाइल होता है और किसी की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें जो है लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग उनको समझाना चाहिए। देन लर्निंग मोटिवेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर कि मोटिवेशन की बात होती है कि दो तरह का मोटिवेशन हम पढ़ते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि हम बच्चों को रिवॉर्ड या पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उस तरह से बच्चा कुछ मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे लर्न करना है, मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो वो रिवॉर्ड हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम उसे एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहे हैं। बट नाउ-अ-डेज़ ओनली द एक्सटर्नल मोटिवेशन वो काफ़ी नहीं है, हमें इंटरनली भी
कुछ ऐसे क्लास में सिनेरियोज़ बनाने होते हैं ताकि जो बच्चा है वो इंटरनली भी मोटिवेट हो कि हाँ उसे पढ़ना है, उसे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ईजी हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें आ जाएंगे। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना होता है और मोटिवेशन जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहले हम डेल्स का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसके कंटेंट पढ़ लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो जो 1960s है वहाँ पर उस टाइम पर जो एडगर डेल है उन्होंने एक जो थ्योरी है, एक जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड कराया था। उन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो करके ज़्यादा सीखता है, सुनने, रीड करने और ऑब्ज़र्व करने से ज़्यादा जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखता है, करके ज़्यादा सीखता है कोई भी एक्टिविटी को। तो वो अपोजिट थे किसके, रीडिंग, हर्ड रीडिंग और ऑब्जर्वेशन के। उन्होंने कहा कि इसके अपोजिट वो बच्चा जो है वो करके ज़्यादा सीखेगा कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को। अब यहाँ पर इन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कराया जिसमें कि पीपल जो हैं वो लर्न और रिमेंबर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। किस तरह से, मतलब हमारे दिमाग में रिटेन रहता है इन्फॉर्मेशन, कितना परसेंट जो है वो कौन सी चीज़ से हम सीखते हैं। अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमारे माइंड में कितना परसेंट रिटेन रहेगा, कितना परसेंट हम रख सकते हैं अपने दिमाग में। तो वो सब चीज़ें इन्होंने अपने जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है मॉडल जो है वो दिया था, उससे हम उसको समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। अब ये जो मॉडल है इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू करने को कहा। बाद में यही मॉडल जो है वो एक्सपीरियंशियल और एक्शन लर्निंग की तरफ जो है वो बढ़ने लगा। तो आज हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की और एक्शन लर्निंग की, जो कि लर्निंग बाय डूइंग से ही निकला हुआ है। और हमने कल भी पढ़ा था कि जो प्रैग्मेटिस्ट होते हैं, जॉन डेवी प्रैग्मेटिस्ट थे, उन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग का मेथड दिया था कि बच्चे को करके ही सिखाना हमें चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जो इन्होंने कौन यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, इसमें जो लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होते हैं वो सबसे टॉप में होते हैं। जो ये सबसे टॉप में है ये लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। रीड टेक्स्ट है, ये सबसे लीस्ट इफ़ेक्टिव है। देन हमारा जो सबसे एंड में इसमें रहेगा, बॉटम में जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स जो हैं वो रहते हैं इसके अंदर, कोन के अंदर। अब यहाँ पर जो एक्शन लर्निंग की जो टेक्निक है, इसमें इसका जो रिज़ल्ट है कि जब एक्शन लर्निंग से बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जब बच्चा, कोई स्टूडेंट सीखता है तो वो 90% तक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिटेन कर सकता है। तो ये भी हमें चीज़ याद रखनी है। हिंदी में भी सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन की है मैंने, ये आप देख सकते हैं। अब जो हमारा कोन है उसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन बना था एग्ज़ाम में, जो हमारा जून में एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था एक बार, उस वाले एग्ज़ाम में हमें डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें याद रखना है। इसका जो सीक्वेंस है वो हमें याद रखना है कि कौन सा जो मेथड है वो पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो हम इसे टॉप से शुरू करेंगे, जो क्योंकि टॉप वाले मेथड हैं वो लीस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला रीड टेक्स्ट है। जो भी हम रीड करते हैं उसका सिर्फ 10% तक ही हम रिटेन कर सकते हैं। तो ये जो है डेल का कहना था। ऐसा हम खुद भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब हम रीड करते हैं तो थोड़ा बहुत ही हमें याद रहता है। देन उसके बाद लिसन टू अ लेक्चर, हियरिंग, सुनते हैं अगर हम किसी लेक्चर को तो उसका हमें 20% तक याद रहता है। अब नेक्स्ट जो इसमें है, एक्चुअली अगर हम इससे ऊपर से शुरू करेंगे तो हमें दिमाग में एक सीक्वेंस बैठ जाएगा कि हाँ, जब हम रीड करते हैं तो हमें कम याद होता है, फिर जब हम एक लेक्चर सुनते हैं तो उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा याद होता है। देन अगर हम कोई स्टिल पिक्चर्स देख रहे हैं तो उसका हमें 30% तक याद रहता है। और वॉच मूविंग पिक्चर्स, और अगर हम मूविंग पिक्चर्स देख रहे हैं वीडियो के फॉर्म में तो वो हमें क्या रहेगा, उससे ये भी हमें 30% तक याद रहता है। देन इसके बाद हमारा होता है कि व्यू, एग्जिबिट, देन उसके बाद वॉच, डिमॉन्स्ट्रेशन। अगर टीचर या कोई भी कहीं भी हम जाते हैं और हमें डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है तो उसका हमें 50% तक याद रहता है।
ये दोनों 50% तक हैं कि 50% तक हमारा जो माइंड है वो उसको रिटेन कर लेता है। देन हमारा होता है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप। अब स्कूल है हमारा या कॉलेज है, वहाँ पर भी वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट, जहाँ पर कि हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होती हैं, जहाँ पर कि हम करके सीखते हैं किसी चीज़ को। जैसे साइंस है, साइंस में हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको हम करके देखते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हमारा 70% तक हमारे रिटेन रहता है हमारे दिमाग में, जिसमें कि हम रिसीविंग और पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। दैट्स वाई रोल प्ले और सिचुएशन। रोल प्ले होते हैं, जैसे हमारे लिटरेचर पार्ट होता है, उसमें जो टीचर होते हैं वो समटाइम्स रोल प्ले बना देते हैं, तो रोल प्ले करते हैं सिचुएशंस का, तो उसका भी हमें कितना परसेंट तक, 70% तक याद रहता है। तो इसी तरीके से इसको सीक्वेंस को हम याद रखेंगे, क्योंकि यही हमसे पूछे गए थे और हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना था। और इसमें पूछा गया था कि जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट से लोएस्ट जो है वो लगाना है, हमें ऐसे याद रखना है हमें। देन हमारा जो नेक्स्ट इसमें है रोल प्ले सिचुएशन हमने देखा। देन उसके बाद है मॉडल और सिम्युलेट और रियल एक्सपीरियंस। अब सिम्युलेशन होता है जहाँ पर कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जो कि रियल लगता है, रियल टाइप का इन्वायरमेंट दिया जाता है और उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसको सिम्युलेशन लर्निंग कहा जाता है। जिसमें कि हमें इसमें भी हमें कितना याद रहता है, 90% तक जो भी हम कर रहे हैं वो हमें दिमाग में रिटेन रहेगा, क्योंकि इसमें भी हम खुद से करके देख रहे हैं और एक रियल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करा दिया गया है। दैट्स वाई तो ये भी एक रियल एक्सपीरियंस जो है वो रहता है। देन जो लास्ट है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम किसी एक्सपीरियंस के कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं हम उसे डायरेक्टली जाके खुद कर रहे हैं। अगर हम वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, देन उसके बाद हमने कुछ सीख लिया, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट जाके। अगर हम डायरेक्ट जाके कंपनी में वहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है और थोड़ा बहुत उन्होंने हमें कुछ करने को भी दे दिया, तो उससे क्या होगा कि हम रियल एक्सपीरियंस से गुजरे, तो रियल में हमें डायरेक्ट पर्पसफुल लर्निंग जो है वहाँ पर हमारी हुई और हमने एक एक्सपीरियंस गेन किया जो कि हमें लाइफ टाइम याद रहेगी। जो कि हम थ्योरीज़ पढ़ रहे थे बुक में कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, और आपको स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपको ले गए और आपको जो रियल कंपनीज़ होती हैं वहाँ जाके दिखाया कि ये चीज़ ऐसे होती है रियल में, और आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करने को दे दी कि आप कुछ करके भी सीखो थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होगा कि हमें वो चीज़ जो है वो लाइफ टाइम याद रहेगी कि हाँ हमने वहाँ पर जाकर रियल में ये सब किया था। तो इसलिए ये वाला जो लर्निंग होता है ये हमें 90% तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे ही जो स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड जो है वो कहाँ पर आता है, इसको हमें याद रखना है। इसका हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आराम से। आज की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया जो कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, और हम इनसे रिलेटेड PYQs और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से हम जो हमारी अदर यूनिट्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।